हाय गाइस, मैं उशांतनु और सबसे पहली चीज ये कि मैं था कहां और ये दोनों रिव्यूज इतनी लेट क्यों पोस्ट कर रहा हूं। पिछले एक हफ्ते से मैं एक फैमिली इमरजेंसी से डील कर रहा हूं जिसमें मैं इतना ज्यादा कॉट अप हो गया था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला फिल्में देखने का। सो आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो कल ही एक दिन में ही मैंने बिंज करके दोनों फिल्में यानी कि कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखी। ये वीडियो डिवाइडेड होगी दो पार्ट्स में, जहां पे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कांतारा चैप्टर 1 के बारे में, जिसके बारे में आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट। ईश्वरिया आए थे क्या? Right from the making of this film to the things that they have shown in this film blew me away। और उसके बारे में जब मैंने रिसर्च करी, it blew my mind further। वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम कपड़े धोने वाले बल्ले से चूतड़े लाल करेंगे सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी की। तो सिंस ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। So let me start by saying this for कांतारा चैप्टर 1। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ऐसा तो बहुत बारी हुआ है कि एक ओरिजिनल स्टैंड अलोन सुपर डुपर हिट फिल्म का सीक्वल या प्रीक्वल बनाया गया, लेकिन ऐसा बहुत कम और रेयरली ही हुआ है कि ये सीक्वल या फिर प्रीक्वल ओरिजिनल फिल्म को इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले एंड इन टर्म्स ऑफ शेयर improvement surpass कर जाए। And कांतारा चैप्टर 1 is leaps and bounds ahead of what कांतारा originally was। इस फिल्म के ट्रेलर ने जितना अंडर डिलीवर किया था, ये फिल्म उससे कहीं ज्यादा ओवर डिलीवर करती है। ये फिल्म देखने के बाद मेरे को एक चीज रियलाइज हुई और वो ये है कि कांतारा, द ओरिजिनल कांतारा के मैसिव हिट होने के बाद ऋषभ शेट्टी ने कांतारा चैप्टर 1 के साथ ये करने की कोशिश नहीं करी कि चलो पहली फिल्म तो हिट हो ही गई, दूसरी भी नाम से हिट हो ही जाएगी। दिस मैन एक्चुअली वेंट बैक एंड डिड हिज होमवर्क। ऋषभ शेट्टी को एक चीज की क्लैरिटी और रियलाइजेशन बहुत अच्छी थी, दैट ओरिजिनल कांतारा एक एक्सीडेंटल पैन इंडियन हिट बनी। क्योंकि पहली कांतारा में जो भूतकोला जैसे सेक्रेड रिचुअल के बारे में बताया गया, उसको ये चीज पता थी कि ये साउथ के लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया की ऑडियंस जिन्होंने कांतारा पहली वाली देखी, उसमें जो दिखाया गया, अलग अलग दैवों के बारे में बताया गया, उसके बारे में किसी को नहीं पता था। इसीलिए कांतारा जब पहली वाली आई थी, मैंने अपनी नॉर्थ की ऑडियंस के लिए एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाई थी। फिर ओरिजिनल कांतारा मैसिव हिट हो जाती है, उस फिल्म को मैसिव रिकॉग्निशन मिलती है एंड ऋषभ एट द सेम टाइम रियलाइजेस द फैक्ट कि अब उनके पास इस सब्जेक्ट मैटर के लिए एक्चुअल पैन इंडियन ऑडियंस और आईबॉल्स हैं। तो realizing this massive opportunity that he had on his hands after the success of the first कांतारा, इन्होंने कांतारा चैप्टर 1 के साथ बहुत ही इंटेलिजेंटली पता है क्या किया, इन्होंने भूतकोला की पूरे के पूरे रिचुअल को और उसके पूरे की आगे और पीछे की कहानी को चैप्टर 1 में इतने अच्छी तरह ब्रेक डाउन किया है कि साउथ के भाई बहनों को तो समझ आएगा ही, लेकिन साथ में जो नॉर्थ में है हमारे जैसे लोग, जिनको इसके बारे में आज तक कोई आइडिया नहीं था, उनको भी पता लगेगा इन डिटेल की बात हो क्या रही है। यू वुड नॉट बी लेफ्ट कंफ्यूज्ड। पहली वाली कांतारा टेक्निकली पैन इंडिया ऑडियंस के लिए नहीं थी, लोग कंफ्यूज हो गए थे नॉर्थ में वो फिल्म देखने के बाद कि आधी से ज्यादा चीजें तो हमें समझ नहीं आई, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 हर किसी को समझ आई। इस फिल्म की कहानी में शुरुआत में ही बड़ी क्लैरिटी से फ्रॉम द वेरी गेट गो दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड बता दिया जाता है कि गुलिगा देव और पांजुर्ली देव हैं कौन, किस पर्पस के लिए धरती पे आए और किस भगवान ने उनको समन किया था धरती पे आने के लिए। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए अपने दूत पृथ्वी पर भेजते हैं। चैप्टर 1 की स्टोरी टेलिंग को ऋषभ और उनकी टीम ने जो एक्चुअल फोकलोर की कहानी और स्टोरी टेलिंग है, उसकी नरेशन से जितना क्लोज हो सकता है, जितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो सकता है, उतना रखा है। ट्राइब्समैन और राजा के बीच में क्यों लड़ाई थी, किस लिए लड़ाई थी, खाली वो पीस ऑफ लैंड के लिए ही थी या कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व थी। कहानी में एक और ट्राइब है जो देवों को बंदी बनाना चाहता है और उनकी ताकतों को गलत तरीके से यूज करना चाहता है, वो कौन थे? पांजुर्ली देव और गुलिगा देव में फंडामेंटल फर्क क्या है, वो दोनों समन कब होते हैं? ऐसे वक्त में ऐसी कहानियों के साथ जहां एक तरफ डायरेक्टर्स जो मन चाहा वो क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते हैं, ऋषभ स्टक टू द रूट्स ऑफ दिस स्टोरी और क्रिएटिव डायरेक्शन और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे वो इधर उधर नहीं निकले। पूरी कहानी एक्चुअल ट्रैक पे चलती है फ्रॉम द स्टार्ट टू द वेरी फिनिश। अगर आप बारीकी से सोचोगे ना, तो ये फिल्म एक एक्सप्लेनर फिल्म है और ऋषभ शेट्टी ने इस एक्सप्लेनर को एक्सप्लेनर की एसेंस में रखते हुए एक एंटरटेनर भी बनाया। कभी मत जाना बेटा। फिल्म में एक शॉट है जहां गुलिगा देव पोजेस कर लेते हैं ऋषभ शेट्टी की बॉडी को और इस पोजेशन की टाइमिंग होती है राइट अराउंड द टाइम व्हेन ऋषभ शेट्टी अपनी आंखों से अपनी मां का गर्दन कटते हुए देखते हैं। तो गुलिगा देव इज नोन फॉर हिज फिरोशियस नेचर और वो पोजेस करते हैं ऋषभ शेट्टी की बॉडी को फिल्म में एट द वेरी सेम टाइम व्हेन ही इज एनरेज्ड। तो इस दो तरफा रेज को मिला के ऋषभ शेट्टी एक ऐसी पीस ऑफ एक्टिंग करते दिखेंगे दैट विल स्टे विद यू फॉर द नेक्स्ट आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स।
इस पर्टिकुलर शॉट में ऋषभ ने जो एक्टिंग पीस डिलीवर किया है ना, जो परफॉर्मेंस डिलीवर करी है, उसके लिए बहुत तगड़ा टैलेंट तो चाहिए ही, बट एट द सेम टाइम इस पूरे के पूरे रिचुअल की अंडरस्टैंडिंग, गुलिका देवा और पांजुली देवा की नेचर्स की अंडरस्टैंडिंग, जो आसपास के लोग हैं जो ये होता देख रहे हैं, ये पोजेशन अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चीज की अंडरस्टैंडिंग कि इस चीज को परफॉर्म करते हुए अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे खो देना है, क्योंकि जब तक आप उसको खोगे नहीं, आप इस पोजेशन के रूप में आ ही नहीं सकते, इस पीस को डिलीवर ही नहीं कर सकते। एंड ऋषभ शेट्टी हैज डिलीवर्ड अ फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग थिंग हियर। आपको देखने में यह लगेगा कि इस चीज को शूट करते हुए ऋषभ वाज एक्चुअली पोसेस्ड बाय गुलिका देवा। इस शॉट में हो क्या रहा है, इसको रिचुअलिस्टिक तरीके से समझना कोई आसान चीज नहीं है। देन अगेन यहां पे इंटेलिजेंस आ जाती है ऋषभ शेट्टी की, क्योंकि आपको इस शॉट में एक आदमी खड़ा हुआ दिखेगा जो हाथ जोड़ के खड़ा है, वो देख रहा है कि ऋषभ शेट्टी की बॉडी के अंदर गुलिका देवा आ चुके हैं। अब जब भी गुलिका देवा अलग अलग अपने रूप धारण करेंगे, मतलब कई बार वो प्रचंड हो जाते हैं, कई बार कुछ और बन जाते हैं, वो आपको दिखाया जाएगा। वो आदमी वहां पे बोलेगा कि उनका कौन सा रूप है। इट मेक्स इट सो मच इजियर टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ये क्लैरिटी पार्ट 1 में नहीं थी। एक्चुअल कहानी के हिसाब से गुलिका देवा एक बहुत ही वायलेंट क्षेत्रपाला है। क्षेत्रपाला का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ अ सर्टेन टेरिटरी। साथ ही इनकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, एक अनस्ट्रक्चर्ड स्टोन में दिखते हैं ये। और साथ ही जब भी इनके मंदिरों पे, जहां पे गुलिका देवा और उनके साथ पांजुली देवा की पूजा होती है, जब जब उन पे अटैक होता है तो ये आते हैं उसको बचाने के लिए। और फिल्म की कहानी में इन दोनों चीजों को कि अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, वो उनकी जो फॉर्म होगी वो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होगी, कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होगी। और साथ ही आपको मल्टीपल शॉट्स में ये देखने को मिलेगा कि जब भी कोई इविल ट्राइब वाला या फिर राजा आता है और इनकी पूजा, जहां पे इनकी स्थापना हो रखी है, उस पर अटैक करता है, तो ये समन होते आपको दिखेंगे, विच इज एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट अटेंशन टू डिटेल। The climax of this film will make you cry in epiphany। आप जब बड़ी स्क्रीन पे उसको घटता देखोगे ना, जिस तरह से इन्होंने पिक्चराइज करा है ना क्लाइमैक्स को, आपकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे। क्लाइमैक्स में जो फीमेल लीड है वो ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को कहती है, हु इज ऑलरेडी पोसेस्ड बाय गुलिका देवा, कि तू मुझे हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि हर औरत में एक देवी होती है और तेरे को धरती पे भेजने वाली भी पार्वती मां थी। तो होता यह है कि ऋषभ शेट्टी के बॉडी में फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चामुंडी देवी आ जाती है उसको मारने के लिए। दैट शॉट विल गिव यू गूज़बम्प्स। और ऐसा नहीं है कि इधर उधर मुंह किया और चामुंडी देवी आ गई। चामुंडी देवी जब आती है ना ऋषभ की बॉडी के अंदर, ऋषभ ने क्या एक्टिंग करी है ब्रो। वहां पर उनका हाथ से लेके हाथों से आंखों पे काजल, खून का मुंह लगा लेता ताकि मुंह पे लालिमा आ जाए। एंड नाउ ही नोज दैट ही हैज फेमिनिन एनर्जी इन हिम। जैसे वो चलता है और मारता है, लगना चाहिए कि ही इज नॉट पोजेस्ड बाय अ देवा, ही इज ईदर पोजेस्ड बाय अ देवी और अ फेमिनिन एनर्जी, और वो लेके आता है उसमें। पहले वाली कांतारा में जिस कंट्रोवर्शियल तरीके से फीमेल लीड का पोर्ट्रेयल था, आई वाज सो हैप्पी टू सी कि ऋषभ ने यहां से भी अपना होमवर्क किया, सीखा, लोगों को सुना। और यहां पे जो आप फीमेल लीड को देखेंगे, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट को देखेंगे, दैट इज वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी। और वो सिर्फ एक आई कैंडी की तरह नहीं है। फीमेल लीड का पिक्चर के अंदर स्किन शो है और कई जगह पे वो आपको खटकेगा भी, क्योंकि कुछ ज्यादा भी हो जाता है कुछ शॉट्स में वो। लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि इनके एक्टिंग चॉप्स, इनके एक्टिंग टैलेंट को ऋषभ ने यूज नहीं किया, यूज किया गया है। आपके लोगों को पता चला तो हमारे यहाँ रहना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि फिल्म का पहला हाफ बहुत टाइम ले लेता है, बिल्डअप में बोरिंग हो जाता है। लेकिन आई कंप्लीटली डिफर हियर, बिकॉज मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। इनफैक्ट मेरे को ये लगा कि पहला हाफ बहुत इंटेग्रल था इस पूरी स्टोरी को सुनाने के लिए। इनफैक्ट मैं तो ये तक कहूंगा कि जो ओरिजिनल पहली कांतारा थी, उसके पहले हाफ में तो कुछ था ही नहीं। वो पिक्चर हिट ही भूता कोला दिखाने के चक्कर में हुई थी, जो लास्ट के 30 मिनट में दिखाए गए थे। चैप्टर 1 का पहला हाफ आपको इस पूरे रिचुअल भूता कोला की कहानी बताता है, उसका बेसिस बताता है कि वो शुरू कैसे हुए। दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी इंटेग्रल। गुलशन देवैया ट्रेलर में तो बिल्कुल भी मेनेसिंग लग ही नहीं रहे थे। राजा ज्वाला की लपटों। लेकिन फिल्म में उन्होंने जैसे प्ले किया है एक एंटेगनिस्ट जो परपेचुअली ड्रंक रहता है, उसको पता है कि राज्य का सिंहासन मुझे बाप अपने आप दे ही देगा, मेरी बहन को देगा नहीं, और मैं ज्यादा केपेबल हूं। उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं अपने बाप की नहीं सुनूंगा, मैं आगे बढ़ के वो करूंगा जो मुझे करना है, और वो फिल्म में करता भी है। ही हैज प्लेड दिस पार्ट फैंटास्टिकली। द कॉस्ट्यूम्स, द सेट्स, द कलर पैलेट्स इमैक्युलेटली डन। कादम्बा एम्पायर जो दिखाया गया है फिल्म के अंदर, उसके सेट 25 एकड़ पे लगाए गए थे कर्नाटका के माउंटेन्स में, क्योंकि इनको एक प्री एग्जिस्टिंग स्टूडियो मिल ही नहीं रहा था इतनी मैसिवनेस दिखाने के लिए। फिल्म के क्लाइमैक्स में आपको ट्राइब्समैन और ये जो राजा की सेना है, इनके बीच में एक बड़ा ही घमासान बैटल होता दिखेगा। इस बैटल को डिजाइन करने के लिए, सिर्फ इस बैटल को डिजाइन करने के लिए 500 स्किल्ड फाइटर्स लगे हैं, और साथ ही 3000 एक्चुअल एक्स्ट्रास को यूज करा गया है। नाउ थिंक ऑफ इट, आजकल के जमाने में जहां पे 400 करोड़ की बजट वाली फिल्में सीजीआई करके कॉपी पेस्ट कर देती है पीछे खड़े हुए एक्स्ट्रास को, इन्होंने एक्चुअली में आगे गए ये और 3000 लोगों को इकट्ठा किया। और ये पूरा का पूरा बैटल का सीक्वेंस कोई 10-12 दिन में शूट नहीं हुआ। इट टुक 50 days
डेज टू शूट दिस सीक्वेंस। 60 दिन में तो अक्षय कुमार 3 फिल्में शूट कर लेता है। एंड दिस थिंग अलोन मेड दिस सीक्वेंस, दिस एंटायर सीक्वेंस, वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडियन सिनेमा's हिस्ट्री। स्टंट्स और फाइट सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ करा है टोडोर लाजारोफ ने। इन्होंने ट्रॉय और द कॉन्ट्रैक्ट जैसी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ किया है। ऋषभ शेट्टी ने 95% ऑफ द फिल्म में स्टंट्स अपने आप करे हैं। हॉर्स राइडिंग, कलियारी पट्टू, स्वॉर्ड फाइटिंग, ये सारे के सारे सीक्वेंसेस और शॉट्स जो आप फिल्म में देखोगे ऋषभ ने खुद किए हैं, और ये आपको दिखेगा भी, उसमें रियलिज्म आपको दिखेगा कि ये वही कर रहा है। कांतारा के अंदर फिल्म के एक्शन डायरेक्टर हैं अर्जुन राज, और इन्होंने इस फिल्म की फिल्मिंग के दौरान एक बात कही थी कि ये जब एक्शन सीक्वेंसेस को शूट कर रहे थे तब ऋषभ ये नहीं इनको आके कहता था कि आई विल ट्राई माय बेस्ट, ही सेड दैट आई विल डू इट टिल द टाइम आई एम अलाइव, एंड दिस शोज हिज विल पावर एंड स्पिरिट। एंड ट्रस्ट मी, आपको ये विल पावर ऋषभ में दिखेगी फिल्म में। मात्र 125 करोड़ में ये फिल्म बनी है, लेकिन फिल्म में जो CGI और VFX वर्क है वो सराहनीय है। फिल्म में आपको एक टाइगर दिखेगा जिनको बोलते हैं ये बाघ देवता। वो एंटायरली कंप्यूटर जनरेटेड है, लेकिन उनके जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही फ्लूइड हैं, और जहां भी आपको VFX और CGI ब्लेंडिंग का काम दिखेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि द एंटायर स्टोरी ऑफ द फिल्म नेवर डिपेंडेड ऑन CGI एंड VFX इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन जहां पे भी उनका इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है। बैकग्राउंड म्यूजिक थ्रू आउट द फिल्म इतनी जबरदस्त तरीके से इन सिंक चलता है, हैंड इन हैंड चलता है विद द स्क्रीन प्ले, कि जो एलिवेशन के मोमेंट्स क्रिएट करने की ये कोशिश करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक उसको 10 गुना ज्यादा अच्छा लगा देता है। फिल्म में जो डिम लिट शॉट्स हैं उनको इंडियन फिल्म स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए। अंधेरे में लिए गए शॉट्स को और उनके कलर पैलेट्स को, जो आपको डिफरेंशिएशन दिखेगी कि ये इतना डार्क है, ये इससे कम डार्क है, और यहाँ पे आपको हेलो दिखाना है किसी की आंख के अंदर। फॉर एग्जांपल एक शॉट में होता है ऋषभ शेट्टी जब बाघ देवता से आंख मिलाता है तो एक हेलो आता है उनकी आंखों के अंदर। क्या जबरदस्त तरीके से थॉट प्रोसेस लगाया है इन्होंने। और फिल्म की कहानी को बड़े ही मास्टरफुली खत्म किया गया है एक भूता कोला की परफॉर्मेंस में, और उसमें वही इनका क्लासिक जो इनका टाइटल ट्रैक है, जो म्यूजिक है, जो साउंड ट्रैक है, उस पे भूता कोला होता आपको दिखेगा। आपको एक और बार गूस बम्स आएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट इन द ऑ ऑफ द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म। लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसी भी चीजें थी जो मुझे थोड़ी खटकी, उनके बारे में बात करना भी जरूरी है। सबसे पहली चीज जो मुझे थ्रू आउट द फिल्म बहुत ज्यादा खटकी वो था हिंदी डब। एक्सट्रीमली लो एफर्ट और बॉर्डर लाइन क्रास है इस फिल्म का हिंदी डब। कोशिश करना हिंदी डब मत देखना, ओरिजिनल लैंग्वेज में फिल्म को देखना विद सबटाइटल्स। दूसरी चीज, फिल्म में जो कॉमिक रिलीफ है, फिल्म में जो जोक्स हैं, फिल्म में जो कॉमिक कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट करा है वो बेफजूल का है, बेहुदा है, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। ऐसी ऐसी कॉमिक मोमेंट्स क्रिएट करी गई हैं फिल्म के अंदर जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, वो ना भी होती तो भी चलता, पता नहीं क्यों डाला हुआ है उन्होंने। लेकिन ये चीज ओवरऑल मेक और ब्रेक नहीं करती फिल्म को। क्लाइमैक्स में शिवजी का भी रेफरेंस है, और जब वो शिवजी वाला शॉट आता है ना भाई, तुम लिटरली सीट से कई बार ऐसा मन करता है कि खड़े हो जाएं, या फिर तुम अपना हाथ जोड़ दोगे उस शॉट को देख के। उस शॉट में इतने जबरदस्त तरीके से लाइटिंग करी गई है, और उस शॉट में एक सरप्राइज भी है। इट विल टेक यू कंप्लीटली बाय सरप्राइज कि उस गुफा में ये भी हो सकता था। फैंटास्टिक मस्ट वॉच ये फिल्म है, अपने परिवार के साथ देखने जाओ, बच्चों को सिखाओ कि भैया ये भी होता है हमारे देश के एक पार्ट में, ये भी रिचुअल्स होते हैं, ये भी हमारी कल्चरल हिस्ट्री है। इस पे देखना बहुत जरूरी है, और जिस तरह से ऋषभ ने इसको प्रेजेंट किया है मजा आ जाएगा। बड़े पर्दे पे देखना, घर की वेट मत करना, मैं तो पर्सनली कह रहा हूं जाके इसको थिएटर पे देखना। अब बात करते हैं, हाय 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या फिल्म बना दी, क्या गुटके की पीक से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना दिया, पत्थर में से क्या मूर्ति चुनवा दी, हाथ कलम करा के मियां तुम्हारा सोने के दराज में रख ले। सनी संस्कारी और तुलसी कुमारी, क्यों तुमने हमारी घोड़ी बना के मारी। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है करण जौहर का वो कर्मा जो डुबा देगा धर्मा। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है अर्जुन कपूर के दिल की तसल्ली की देखो पापा कि परिवार में मैं अकेला ही नहीं हूं जो पिछले 10-11 साल से चप्पल छाप एक्टिंग कर रहा है। और ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है वरुण धवन को एक वार्निंग की तू भैया जानवी कपूर के साथ ज्यादा हैंगआउट मत किया कर। अब ये पिशाचों की पूल पार्टी लगभग 2 घंटे लंबी है। अगर इन 2 घंटे में मैं अपने बरगंडी कलर के और चुस्त पैंटे पहनने वाले ताऊ के लड़के को फोन में इंग्लिश में 4 गालियां देता और वहां से 16 हिंदी में सुनता, तो हम दोनों का जनरेशनल ट्रॉमा हील हो जाता। अगर मैं इन 2 घंटों में अपने 90 साल के घुटने चटके दादा को गर्म दूध में शिलाजीत, अश्वगंधा एंड ड्रॉप्स ऑफ जैतूनी सांप का तेल मिला के पिला देता ना, तो वो गर्म जोशी में अपने 26 मीटर के प्लॉट की लैट्रिन तो मेरे नाम कर ही जाते। तो जानवी कपूर और वरुण धवन
धवन की इस आई नमिंग, हार्ट टचिंग और टेस्टिकल टिकलिंग फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया। और कहानी ये है कि बॉनी कपूर ने फोन किया करण जौहर को और बोला, देख करण दोस्त, तू मेरा फ्रेंड है ना, तो तेरे को पता ही होगा पिछले 11 साल से मेरी बेटी 10-12 फिल्में कर चुकी है, जिनमें से 9-10 सुपर डुपर फ्लॉप रही हैं। अब एक काम कर, इसकी दिग्गज एक्टिंग के बलबूते पे इसको एक ऐसा प्रोजेक्ट दे जिसको करने के बाद इसका जो बचा खुचा करियर है ना, वो भी सुनील पाल के चुटकुलों की तरह दिखे। एंड हेंस वी हैव दिस फिल्म कॉल्ड सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी दैट नोबडी वांटेड, नोबडी आस्क्ड फॉर एंड डेफिनेटली नोबडी इज पेइंग एनी मनी टू वॉच दिस फिल्म। मैं मजाक नहीं कर रहा, बट दिस एंटायर फिल्म राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द वेरी फिनिश डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। ऐसी ढोला लव स्टोरी से अच्छी लव स्टोरी तो शिरीष कुंदर और फराह खान की थी, जहां पे एलिवेशन मोमेंट्स भी थे। शाहरुख खान ने दबा के पार्टी में चटिया दिया उसके पति को, लेकिन फिर भी वो उसके साथ फ्रेंडशिप करके घूम रही है। क्या बढ़िया कहानी। जानवी कपूर को प्यार होता है रोहित सराफ से और वरुण धवन को प्यार होता है सान्या मल्होत्रा से। इन दोनों का अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर से हो जाता है ब्रेकअप। बस यही खत्म हो जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से ये पिक्चर। यही इस जलती मोमबत्ती को बुझा दिया जाता तो बढ़िया रहता। यही इस गंडमरे बैटरी रिक्शा को पंचर कर देते। लेकिन नहीं, इनको अच्छी तरह पता था, इनमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास कहानी ही तो नहीं है तो क्या हो गया, हमारे लीड हीरो हीरोइन को एक्टिंग ही तो नहीं आती तो क्या हो गया, पिक्चर तो बनेगी। इनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं। फिर वरुण धवन जाता है एज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर दारू के नशे में जानवी कपूर के पास। कहता है, ओ सुन इधर आ, बोनी की बंजर जमीन, एक काम कर, तेरा एक्स और मेरा एक्स दोनों शादी कर रहे हैं, हम दोनों साथ में मिलकर एक प्लान बनाएंगे, उनकी शादी को तोड़ देंगे। अच्छा, यहां पे जानवी कपूर होती है द नर्डी चश्मा लगा के टीचर वाली तुलसी कुमारी। लेकिन वरुण धवन के एक कहने पे जिस आदमी को वो झांटा नहीं जानती थी, अभी से आधे घंटे पहले तक बैडी बन के आ जाती है, कपड़े डिवाइडेड बाय 2, चलो शादी तोड़े। और जो वरुण धवन दूसरी तरफ से पूरी चिरकुंडी हरकतें कर रहा है पिक्चर में। चलते डायलॉग में मिड डायलॉग कभी शाहरुख खान की आवाज निकालने लग जाता है, कभी सलमान खान की हरकतें करने लगता है, कभी डांस करने लगता है ऋतिक रोशन जैसा। हिज कैरेक्टर इज सपोज्ड टू बी सुपर डुपर फनी, लेकिन वो इतना क्रिंज लगता है देखने में। इतने वाहियात जोक्स है फिल्म के अंदर, इतने बेकार जोक्स है फिल्म के अंदर कि प्रोबेबली शुरू के 10-12 मिनट आपको थोड़े से जोक्स पे हंसी आएगी। उसके बाद ना मैंने अपने इंटर्न जुन्नू को बोला, भाई हंस दे थोड़ा, उसने भी मुझे कहा झाट उखाड़ ले मेरी, मैं नाच रहा। इन्होंने मेटा ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करी और इस एंडेवर में भी ये लोग उतने ही सक्सेसफुल हुए जितनी इस फिल्म में जानवी कपूर अपने एक्टिंग एंडेवर में सक्सेसफुल रही। जानवी की 10वीं सोलो लीड फिल्म है ये और आज भी ये ऐसी एक्टिंग कर रही है कि इसका शायद अभी डेब्यू 3-4 साल के बाद होगा, तो बहुत टाइम है एक्टिंग सीखने का। जानवी ने जो नर्ड बनने की शुरुआत में एक्टिंग करी है ना फिल्म में, उसको देख के आप आंखों में नींबू निचोड़ लोगे। कहानी इतनी ज्यादा इनकोहेरेंट है, कोई भी कोहेरेंस नहीं है कहानी की फ्लो में कि कहां से शुरू हुई थी, कहां जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा की शादी हो रही होती है, एक डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, वो एक महल में हो रही होती है। अब सन्नी संस्कारी और बैडी तुलसी कुमारी, नर्डी नहीं रही है, शादी तुड़वानी है तो नर्डी से बैडी तो बनना पड़ेगा, कपड़े तो डिवाइड बाय 2 करने पड़ेंगे, तो ये अपने कूल्हे मटकाते हुए उनकी शादी में पहुंच जाते हैं और वहीं रह जाते हैं। रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा के कैरेक्टर जो आपस में शादी कर रहे होते हैं, वो फुली कन्विंस्ड है कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन ये दोनों जाते नहीं रहना है, हमारे पास कहानी नहीं है पिक्चर बनाने की, तो रहना तो पड़ेगा ना। शादी सान्या और रोहित सराफ के कैरेक्टर्स की है, प्रोग्राम उन दोनों के है, खर्चा उन दोनों का हो रहा है। लेकिन प्रोग्राम में सन्नी संस्कारी और तुलसी कुमारी पहले तो अपने आप को इनवाइट कर लेते हैं, चलो वो भी समझ आया। लेकिन उसके बाद पूरी पिक्चर में मल्टीपल शादी के प्रोग्राम दिखाए जाएंगे क्योंकि बड़ी रईस वाली शादी है और हर प्रोग्राम में इन दोनों को अच्छी तरह पता है कि वो दोनों इनकी शादी तुड़वाने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन हर प्रोग्राम में उन दोनों को इन्वाइट करते हैं और क्या करते हैं, उन प्रोग्राम में एक दूसरे को नहीं जानते, इनके साथ फिल इन द ब्लैंक्स खेलने लग जाते हैं। एक शॉट में सान्या मल्होत्रा का कैरेक्टर एक लिफ्ट में फंस जाता है वरुण धवन के साथ, तो वरुण धवन कहता है मेरा दम घुट रहा है। मतलब अभी लिफ्ट खराब हुए 5 सेकंड भी नहीं हुए, जैसे ही लाइट बंद हुई लिफ्ट की, मेरा दम घुट रहा है। और पहले से उसने एक टैंक टॉप पहना हुआ है वरुण धवन ने, लेकिन फिर भी उसका दम घुट रहा है। उसने वो टैंक टॉप उतारा, अब वो हो गया नंगा, टॉपलेस हो गया, और वो उसको गले लगाती है, कह रही कि आजा मैं ठीक कर देती हूँ। पता नहीं कौन सा ऐसा दम घुटना ठीक होता है गले लगाने से। तो होता क्या है, मीनवाइल खुल जाता है दरवाजा, वापस आ जाती है लाइट, और बाहर खड़ा होता है रोहित सराफ अपने परिवार वालों के साथ, जिसके साथ उसकी 2-3 दिन में शादी होने वाली है। अपनी होने वाली पत्नी को नंगे लड़के के साथ देख रहा है, लेकिन कुछ होता है, कोई रिपरकशन ही नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंस, कोई बात ही नहीं होती, जैसे कभी हुआ ही नहीं। फिल्म में हर 10-12 मिनट पे गाना आ जाता है। मतलब इतनी ढोल की छाप कहानी है फिल्म की कि मेकर्स को भी पता था कि भैया फ्लफ भरो इसके अंदर, 2 घंटे की लेंथ बनाओ इसकी, तो गाने भर दिए भैया हर 10 मिनट। वरुण धवन के कैरेक्टर को थोड़ा मिडिल क्लास दिखाया, और मिडिल क्लास दिखाने के लिए क्या किया, उसके बाप को इतना बड़ा जूलर बना दिया कि भैया पीपी जूलर जितनी तो उसकी दुकान है। और दूसरी चीज, जिस घर में, जिस होटल में सॉरी वो रहने जाता है ये शादी तोड़ने के लिए, जो बहुत बड़ा होटल है, वहां का वो कमरा भी अफोर्ड कर रहा है हर रात का। अच्छा, जानवी और वरुण का कैरेक्टर एक दूसरे को जानता नहीं है, शादी तुड़वाने के लिए उन्होंने दोस्ती करी। अब शादी तुड़वाने के लिए जिस होटल रूम में ये रह रहे हैं, वहां पे ये सेम बेड पे क्यों सो रहे हैं, इनको आपस में कोई प्यार नहीं है, लेकिन दोनों स्पूनिंग कर रहे हैं भाई, स्पूनिंग कर पप्पिया कर रहे हैं ऐसे करके। अबे तू शादी तुड़वाने आया है या घोड़ी बन घोड़ी खेलने आया? एक शॉट में रोहित सराफ को ना मछली खाने से एलर्जी हो जाती है। वो मछली खा रहे होते हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो पूरी की पूरी ना सराउंडेड होती है बाय वाटर, और
जैसे ही एलर्जी होती है कट टू हाईवे पे गाड़ियां दौड़ाने लग जाते हैं कि भागो पुलिस के पास, डॉक्टर के पास ले जाओ उसे, डॉक्टर के पास ले जाओ। रोहित सराफ का कैरेक्टर फिल्म में बिलियनियर है, 2-2.5 करोड़ रुपए की घड़ी पहनता है, लेकिन उसको किस हॉस्पिटल में ले गए, उसको फिश खाने के बाद एलर्जी होने के बाद मोहल्ला क्लिनिक, और वहां सुनो चुतियापा, डॉक्टर उसके कैरेक्टर को एंटी एलर्जिक दवाई देने वाला होता है। तभी सीन में आ जाता है बोनी का बाउंस चेक यानी कि जानवी कपूर अपनी चटकी एक्टिंग के साथ, और आके पता है क्या बोलती है, डॉक्टर साहब रुकिए, इसको ये नहीं है, इसको ये नहीं है, इसको ये दीजिए, वो दीजिए। अबे वो डॉक्टर है, तू है 25,000 रुपए की तेरी पीटी टीचर की नौकरी है, तू समझाएगी उसको गधे का इंजेक्शन लगाना घोड़े का। इस पूरी फिल्म में एक चीज ग्लेयरिंगली विजिबल थी, मैं बताता हूं क्या, और वो थी वरुण और जानवी कपूर की इनसिक्योरिटी। क्योंकि फिल्म की सेकंड लीड में ले तो लिया इन्होंने सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ, लेकिन इनको बाद में रियलाइज हुआ कि दोनों ही भारी एक्टर हैं मेन लीड से। और तुम्हें दिखेगा ये कि चॉपिंग करी हुई है, बड़ी ही चॉपी एडिटिंग है, जहां भी रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा रूल करने लगते हैं, फ्रेम को ऑन करने लगते हैं, उसको कट शॉर्ट कर दिया जाता है। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक र्यूमर पढ़ा था कि सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ को स्पेसिफिकली बोला गया है कि प्रमोशंस में अपने आप को थोड़ा सा टोन डाउन करके रखो, लेट द लीड्स ऑफ द फिल्म टेक द लीड। लेकिन एक र्यूमर ही होता है, कितना ही तुम उस पर भरोसा कर लोगे, लेकिन नाउ आई बिलीव कि ये हुआ होगा, क्योंकि फिल्म में भी एडिट आउट कर दिया इन्होंने उनके सेक्शंस को। एंड सरप्राइजिंगली दे हैव डन द सेम चॉपी एडिटिंग फॉर द इन्फ्लुएंसर्स आल्सो जो इस फिल्म के अंदर है। जानवी कपूर की इनिशियली फिल्म की स्टार्ट में जब नर्डी होती है तुलसी कुमारी, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है धारणा, और उसके बाद धारणा के कैरेक्टर को शुरू के 10-15 मिनट के बाद धारणा के कैरेक्टर को जो लात मारी है इन्होंने ऐसे डेलिबरेटली उसको एडिट आउट किया है कि वो लास्ट तक तुम्हें कहीं दिखती भी नहीं है, नॉट इवन ऑन अ कॉल। फोकस्ड इंडियन का ये वाला सीन होना था फिल्म के अंदर, जो उन्होंने कंप्लीटली एडिट आउट कर दिया, था ही नहीं फिल्म के अंदर। एक्चुअली जो टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी जगह ज्यादा स्क्रीन स्पेस दे रखा है किसको, मनीष पॉल को। मनीष पॉल की आप एक्टिंग देख लो, होस्टिंग देख लो, उसके पॉडकास्ट देख लो, क्रिंज में जो सी लगता है ना वो मनीष पॉल है। फिल्म में मनीष का जो वाहियात कैरेक्टर है और जो उसकी वो टिपिकल सी डिलीवरी है, ओहो ओवर एक्साइटेड वाली, ओहो पंजाबी मुंडे, ये वो ये नहीं होता है ब्रो। बहुत रूटेड है, डाउन टू अर्थ दिखाने के लिए रोहित सराफ के कैरेक्टर को, जो अपेरेंटली एक बिलियनियर होता है, उसको डाउन टू अर्थ दिखाना है, तो क्या करेगा वो, स्विमिंग पूल में मूत रहा है। उन्होंने पूरा शॉट दिखाया जहां वरुण धवन और रोहित सराफ दोनों खड़े होकर स्विमिंग पूल में मूत रहे हैं, और ये कह रहे कि यार जो मजा स्विमिंग पूल में मूतने में आता है ना, वो यूरिनल में मूतने में कहां आता है। कौन से मिडिल क्लास लोगों के घर में पहली बात तो भैया स्विमिंग पूल होता है, और वो कब जाते हैं स्विमिंग पूल ढूंढने, और वहां पे जाके मूत के कहते हैं भाई यहाँ पे मूत के बड़ा मजा आ गया। फिल्म में एक शॉट है जहां पे जानवी कपूर और साथ ही सान्या मल्होत्रा एक ही यूरिनल में होती है, एक ही टॉयलेट में होती है, और सामने शीशा लगा होता है, तो उनके बीच में ना एनिमोसिटी दिखाने के लिए कि भैया तूने मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे चुरा लिया, ये मैसेज कन्वे करने के लिए पता कैसे दिखाया गया है, वो दोनों सांस भरती हैं और किसके ज्यादा बड़े दिखेंगे वो देखने की कोशिश करती है। एंड According to them, this was supposed to be funny, while it turned out absolutely cringe. मैं तुम्हारे से अभी शर्त लगा रहा हूं, 1-1.25 घंटे से ऊपर ये फिल्म मुझे देख के दिखा दो। अगर तुमने देख ली तो मैं तुम्हारे को 500 रुपए की पेमेंट और साथ ही मुकेश खन्ना साहब की टी शर्ट छपवाऊंगा, और मुकेश खन्ना साहब को अपनी पॉडकास्ट पे बुला के दे दनादन तू मैं करूंगा उनसे। फिल्म अनबेरेबल है, लिटरली अनबेरेबल। इस पूरे के पूरे चौथ भंगड़े के पीछे का ये आइडिया था इनका कि 2014 में जो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया आई थी ना, उसके मैजिक को रिक्रिएट करेंगे। बट ये लोग ये भूल गए कि वरुण और आलिया उस टाइम 24-25 साल के थे। वो जो हरकत वो जो डायलॉग्स हम्टी शर्मा में थी वो उनकी एज पे अच्छी लगती थी। वरुण क्रैकिंग जोक्स इन दिस फिल्म लाइक अ फुली ग्रोन मैन, इट्स हर्टफुल टू द आईज। और मैं तुम्हारे को लिखवा के कह रहा हूं ये बात, अगर इस फिल्म के लीड्स नेपो स्टार्स नहीं, नेपो किड्स नहीं होते ना, तो ये फिल्म कभी बनती ही नहीं। दिस इज सो बैड एट इवन द कंसेप्चुअल लेवल। मैंने खुद रिसेंट इंटरव्यूज पे मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, उस वीडियो में मैं तुम्हारे को प्रूव कर दूंगा दैट शी इज एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट एक्टिंग। और जहां तक रही इस फिल्म की बात, भैया थिएटर जाना तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दो। अगर एक पिक्चर देखनी है, पैसे हैं तो जाके उसको कांतारा पे खर्चो। इसको ओटीटी पे आएगी तो भी मैं यही बोलूंगा 10 बार सोच लेना देखने से पहले। हफ्ते 10 दिन तक मैं बिल्कुल गायब था, इसलिए अगले हफ्ते तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त लाइनअप लेके आ रहा हूं। ट्यूसडे को आएगा, मैं डाल रहा हूं जानवी कपूर का रोस्ट। थर्सडे को मैं ड्रॉप करूंगा वीडियो ऑन द डेथ ऑफ इंडियन टीवी सीरियल्स, जैसे मैंने कार्टून पे बनाई थी बिल्कुल ही, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा डीप रिसर्च हमारी इस पे लगी टीवी सीरियल्स वाले पे, वो वीडियो देखना मत भूलना। और उसके बाद अगले वीकेंड यानी कि सैटरडे को आएगी एक वीडियो जिसके ऊपर जब मैंने रिसर्च करी माय माइंड वाज ब्लोन, और वो वीडियो का टाइटल है एंडलेस चांसेस फॉर नेपो किड्स। इन्होंने कितनी फ्लॉप्स थी, जानवी बीइंग द मोस्ट प्राइम एंड द रीसेंट एग्जांपल इन दैट वीडियो। मैंने उनमें रिसर्च करी, जब नंबर्स देखे, जब उनको कितनी फिल्में मिल रही हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के नाम देखे, आई वाज प्रीटी बॉगल्ड। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सैटरडे को आपको वो भी मिल जाएगी। वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर बीइंग एब्सेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अब मैं नहीं एब्सेंट होऊंगा इतने लंबे दौरान के लिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मम्मी लजाने पप्पी, बाय बाय।